ओके जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन टुडेज टॉपिक। एंजाइम्स की कल मैंने ब्रीफ सी डिस्कशन की थी। अगर मैं उसको रिवाइज करूं, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम। अगर प्रोटीन है तो किस चीज के बने हैं? बेटे बातें नहीं करो प्लीज। अमाइनो एसिड्स के बने। अगर अमाइनो एसिड के बने हैं तो बॉन्डिंग कौन सी है? पेप्टाइड बॉन्डिंग है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, ये फाइब्रस नहीं होते। अगर ग्लोबुलर हैं तो कंडीशन से ज्यादा इफेक्ट होंगे। मैंने आपको कहा था ग्लोबुलर सेल के बाहर ज्यादा होते हैं तो वो ज्यादा इफेक्ट, लेकिन खैर एंजाइम ऐसी रियलिटी है जो है सेल के अंदर, बाहर भी है लेकिन इफेक्ट हो रही है। एंजाइम का स्ट्रक्चर कंफर्मेशन कौन सी है? टेर्शरी। जब ये बनते हैं टेर्शरी, लेकिन अगर एक नॉन प्रोटीन पार्ट साथ लगेगा कोफैक्ट तो वो क्वाटर्नरी। डिस्कसिंग द नॉन प्रोटीन पार्ट, इधर देखना है। एंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं यूजुअली। वन इज द प्रोटीन पार्ट एंड सेकंड इज द नॉन प्रोटीन पार्ट। क्या है? प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज यस एपोएंजाइम। The protein part of enzyme is called as apoenzyme. The non-protein part of enzyme is called as cofactor. Simple. अभी आगे नहीं कुछ बोल रहा मैं, ये मैंने कुछ आपको क्लियर करवाने हैं एमसीक्यू। जरा बोर्ड पे फोकस चाहिए मुझे आप सबका। The protein part of an enzyme further consists of two parts. जो एंजाइम का प्रोटीन है वो दो पार्ट्स हैं। एक उसकी है एक्टिव साइट, द अदर इज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। What is other? Globular structure. The active site is again further divided into two parts, the binding site and catalytic site. Clear? Clear? The non-protein part. Non-protein part can be one of the three. The non-protein part can be an activator. The non-protein part can be a coenzyme. The non-protein part can be a prosthetic group. लेकिन कुछ फीचर्स होंगी ना जिसकी बेस पे हम या तो एक्टिवेटर बोलेंगे या कोएंजाइम बोलेंगे या क्या बोलेंगे? प्रोस्थेटिक। अच्छा वो प्रॉपर्टी क्या है इधर देखनी है आगे। एक्टिवेटर की प्रॉपर्टी नंबर 1, इट इज डिटैचेबल पार्ट ऑफ एंजाइम। डिटैचेबल का मतलब इंग्लिश का वर्ड है can be removed. And why it can be removed? Because it has weak linkage, weak bond with the enzyme. मैं वीक को केमिस्ट्री की जबान में क्या बोलूं? नॉन कोवलेंट। मैं वीक को क्या बोलूं? नॉन कोवलेंट। कोई भी वर्ड यूज हो सकता है। क्लियर? अगली इंपॉर्टेंट बात, डिटैचेबल है, वीक लिंकेज या नॉन कोवलेंट बॉन्ड है, इनऑर्गेनिक इन नेचर है। क्या है नेचर में? इनऑर्गेनिक। बेटे बोर्ड पे फोकस चाहिए, बस आप सुन लो मुझे। ये मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा, इसके मेरे पास स्लाइड बनी पड़ी सारी। मैं आपको बोर्ड पे खुद से ना इसका कॉन्सेप्ट मैप बना के देना चाह रहा हूं। अगर इनऑर्गेनिक है तो एग्जाम्पल क्या होगी? आयंस। अब जरा गौर से, एक मिनट, लेट मी स्टॉप यू हियर। हर आयन नहीं, सिर्फ वो वाले आयन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एंजाइम के साथ वाले आयंस। बात समझ रहे हो? किस में पार्टिसिपेट करते हैं? और रिएक्शंस कौन से? ह्यूमन बॉडी के रिएक्शंस। ये एंजाइम, हम केमिकल लेबोरेटरी की बात नहीं कर रहे। आपने केमिस्ट्री में कई ऐसे रिएक्शन पढ़ रखे हैं जिसमें कहीं कॉपर पार्टिसिपेट कर रहा है, कहीं आयरन कर रहा है, कहीं जिंक कर रहा है। आपने काफी सारे रिएक्शन पढ़ रखे हैं, लेकिन मैं कौन से वाली रिएक्शंस की बात कर रहा हूं? जो ह्यूमन बॉडी में नेचुरली काम कर रहे हैं, और नेचुरली उसमें अगर तो आयन पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो आयन को क्या कहते हैं? एक्टिवेटर, मतलब कोफैक्टर। और कोफैक्टर इज अ पार्ट ऑफ एंजाइम। ओके, कोएंजाइम की प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी इसकी एक्टिवेटर वाली है। क्या? डिटैचेबल है ये भी,
क्योंकि इसकी भी क्या है, वीक लिंकेज या नॉन कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन चेंज क्या हो गया, ये ऑर्गेनिक। कोएंजाइम क्या होते हैं, ऑर्गेनिक, और एग्जांपल इनकी विटामिन्स। जितने विटामिन, विटामिन की दो कैटेगरी है, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, विटामिन बी और सी, और बाकी सारे क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल, ए डी ई और के। बी और सी क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। क्लियर है बात। सारे के सारे विटामिन, गौर से सुननी बात, सारे के सारे विटामिन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री एमबीबीएस, उसमें विटामिन का पूरा यूनिट है। तो उसमें विटामिन पता करना क्या होता है, आपसे सवाल क्या आता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन विटामिन डी, राइट अ डिटेल नोट ऑन विटामिन बी1, राइट अ डिटेल नोट ऑन विटामिन बी3। क्या करना है, बताना क्या है, नाम के अलावा और क्या बताना है, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, और क्या बताना है, आपने वो रिएक्शंस बताने होते हैं जिसमें ये विटामिन क्या कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पायरोबिक एसिड किस चीज में कन्वर्ट होता है आगे, सेलुलर रेस्पिरेशन में। कंपाउंड का नाम क्या है, अगर नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। एसिटाइल कोएंजाइम में पायरोबिक एसिड कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में। अब मैं आपको एमबीबीएस के नॉलेज से बात बता रहा हूं, आपको सिर्फ समझाने के लिए विटामिन का फंक्शन। इसमें एक एंजाइम है, उसका नाम है पायरोवेट डीहाइड्रोजनेस। क्या नाम है, उसको एमबीबीएस की बुक ये भी लिखती है पायरोवेट डीहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। उसको खाली एंजाइम नहीं दे रहा, क्या कह रहे हैं, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स। पता क्यों, उसमें 5 चीजें एज अ को फैक्टर यूज हो रही है, कोई एक नहीं लगा हुआ, कितने लगे हुए, 5। और उन 5 में से 2 क्या हैं, कोएंजाइम। एक विटामिन उसमें बी1 है, एक विटामिन बी3, थायमिन और नियासिन, 2 विटामिन एज अ कोएंजाइम यूज हो रहे हैं उस रिएक्शन में। मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर किसी में विटामिन बी1 डेफिशिएंसी हो जाए, पायरोबिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट, तो वो एनारोबिक वाली बात ही बन गई। पायरोवेट क्या बनना शुरू हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, एनारोबिक। बात तो वही हो गई ना, अगर आगे नहीं बात जा रही तो और क्या होगा, फिर कन्वर्ट तो होना ही है उसने, वापस ग्लूकोज बन नहीं सकता, वो इरिवर्सिबल है। तो किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड। सिर्फ एक विटामिन की कमी। लॉजिक समझो, विटामिन का फंक्शन क्या, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। लास्ट क्या रह गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसकी तो पहली एबिलिटी ही चेंज है, नॉन डिटैचेबल। क्या है, नॉन डिटैचेबल। क्यों है नॉन डिटैचेबल, कोवलेंट और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोवलेंट। अच्छा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कैन बी बोथ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसकी इसकी बहस नहीं है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बहस इसमें नहीं है। इसकी एग्जांपल क्या है, वो जो हीम लगता है, इसमें आयरन नहीं होता, वो जो हीम अटैचमेंट है ना ग्लोबिन के साथ, वो इसकी एग्जांपल। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच टू द प्रोटीन पार्ट द ग्लोबिन। मैं आपको रिवाइज करवाने लगा हूं, जरा मेरे साथ साथ रहना आपने। मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, आपने आंसर करना है। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। द नॉन प्रोटीन डिटैचेबल इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज एक्टिवेटर। द नॉन प्रोटीन डिटैचेबल ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एंजाइम coenzyme. The non-detachable organic part of enzyme prosthetic. अच्छा, डिटैचेबल की जगह क्या वर्ड लग सकता है, द, नहीं, डिटैचेबल की जगह क्या वर्ड, ऑल्टरनेटिव के वर्ड यूज करो, नॉन कोवलेंट बॉन्डेड और वीक बॉन्डेड, वीकली बॉन्डेड, वीकली अटैच्ड। मैं चेंज कर रहा हूं ना स्टेटमेंट के, डिटैचेबल ही ना मेमोरी बन जाए, हमें कॉन्सेप्ट मेमोरी होनी चाहिए हमारी। ये कॉन्सेप्ट में मेमोरी क्या है कि डिटैचेबल के साथ जो मर्जी रिप्लेसेबल वर्ड यूज कर लो, वो इसमें फिट हो जाएगा। और नॉन डिटैचेबल की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे, कोवलेंट कर सकते हैं, परमानेंटली बॉन्ड, इसमें लूजली बॉन्ड। अभी अभी आ रहा है मेरे जहन में, मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं। अच्छा, सिर्फ इतना नहीं, ये भी तो आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर, अल्फा ऑप्शन विटामिन बी, बीटा ऑप्शन विटामिन सी, डेल्टा ऑप्शन आयरन, चार और सॉरी चार्ली ऑप्शन आयरन, डेल्टा ऑप्शन विटामिन के। आयरन, मतलब आपको एग्जाम्पल भी पता होनी चाहिए। या ऐसे आ जाए, विटामिन सी कैन एक्ट एज, अब नीचे ऑप्शन लिखा है कोफैक्टर, कोएंजाइम, एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम। दिस इज द वे टू रीच इट। अगर मैं इस तरफ बात करूं,
द एक्टिव साइट और बाइंडिंग। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैं आपको एंजाइम का प्रोटीन पार्ट दिया है, उसकी एक्टिव साइट ढूंढनी है, कैसे ढूंढोगे? एक बंदा बोला, हाँ बताओ बेटा। सबस्ट्रेट है ही नहीं, सिर्फ एंजाइम है हमारे पास। यस, एक्टिव साइट का दूसरा नाम क्या है? इट इज द चार्ज बेरिंग साइट। ये चार्ज्ड होती है। इसका मतलब है जो ग्लोबुलर होगी वो क्या होगी? वो चार्ज नहीं होगी, न्यूट्रल होगी, चार्ज नहीं होगी। अगर मैं इस एकेडमी को एंजाइम बनाऊं, इस इंस्टीट्यूशन को, तो ये जो हमारा क्लासरूम है ये एक्टिव साइट है। जो बाकी सारी एकेडमी वो क्या कहलाएगी? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। काम तो इधर हो रहा है ना। अच्छा, आप लोग अगर सबस्ट्रेट हो तो चेयर्स क्या है? बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट, चेयर आपके बैठने की जगह है। और जो आप सोच रहे हो, जो रिएक्ट कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो लिख रहे हो, जो सीख रहे हो, ये कहां चला जाएगा? कैटालिसिस। इसको इस तरह ले लो, हर चीज इंपॉर्टेंट है। एक्टिव साइट भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट। एक रूम की एकेडमी तो नहीं है ना कि दरवाजा खोला रोड पे आ गए, दरवाजा खोल के कमरे के अंदर आ गए। ऑफ कोर्स पूरी एकेडमी में हर जगह ऐसे ही होता है। आप अगर किसी ऑफिस में, किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, कहीं चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, तो सारा हॉस्पिटल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। लेकिन आपको पता है आपने एक डिपार्टमेंट में जाना है, वो डिपार्टमेंट आपकी एक्टिव साइट है, जहां आपने एक्टिविटी करनी है। एक्टिव साइट का मतलब एंजाइम की एक्टिविटी है क्या? सबस्ट्रेट तो इसकी एब्सेंस में भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट, ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करवाता। कैटालिसिस का कॉन्सेप्ट स्पीड अप एंजाइम। अगर आपसे पूछूं कि एंजाइम ने करना क्या है रिएक्शन में, आप क्या कहोगे? दे स्पीड अप द रिएक्शन, जल्दी करवाएंगे बस। गाड़ी को धक्का लगाने वाली मिसाल है इनकी। गाड़ी चल रही है, पहले भी रेंग रही है, इन्होंने और पुश लगा दी पीछे से, यार तेज, जरा तेज। ना ही ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही ये सबस्ट्रेट को कुछ कहते हैं, ना ही प्रोडक्ट को कुछ कहते हैं। जस्ट स्पीड कर देते हैं कि सबस्ट्रेट जल्दी कन्वर्ट हो। कैसे करते हैं ये काम? बाय लोअरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी का पता होगा तो लोअरिंग का कॉन्सेप्ट समझ आएगा हमें। तो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी है पहाड़ की चोटी। आपने अगर इस पहाड़, इस तरफ से दूसरी तरफ जाना है, तो आपको मैं दो पहाड़ दूं, एक की हाइट ज्यादा, एक की कम है, कौन सा प्रेफर करोगे? कम वाला प्रेफर करो। आपको कि सर इसमें कम मेहनत लगेगी, यहां से जाने दें, ये तो बहुत ऊंचा है, इस पर तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सबस्ट्रेट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। बेटे एक बात मैं बता दूं, अगर एक चीज को दूसरी चीज में बदलना है ना, तो जान बहुत लगती है, बहुत जान लगती है इसमें। वो सबस्ट्रेट एक नई चीज बनने लगा है, देखो उसमें क्या कुछ चेंज आएगी, उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एवरीथिंग इज चेंजिंग। मतलब वो अपनी बिल्कुल अपना आप ही चेंज करने लगा है, तो ऑटोमेटिकली इसमें जान उसकी बहुत लगनी है, एनर्जी लगनी। अच्छा वो जान है क्या? वो एक्टिवेशन एनर्जी है क्या? वो जोर लग किस में रहा है? वो जो उसके एटम्स के दरमियान है ना बॉन्डिंग, वो है गेम साइड। जो सबस्ट्रेट एक मॉलिक्यूल है, उसके एटम्स होंगे, उसके एटम, वो बॉन्डिंग चेंज होनी, वो अल्टर होनी, माइट भी टूटनी है, नहीं बननी है, कुछ भी हो सकता है। उस बॉन्डिंग को चेंज या उस बॉन्डिंग को तोड़ना, नई बॉन्डिंग बनाना, ये काम स्पीड अप कौन करवा देता है? एंजाइम। और मैंने आपको एग्जांपल एक दी थी कि ग्लूकोज, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इट टेक्स माइक्रो सेकंड इवन, या उससे भी कम टाइम। इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम इट टुक्स मिलियन ऑफ ईयर्स। तो मतलब वो सोचो पहाड़ की चोटी किधर होगी जिसको एंजाइम पकड़ के किधर ले आया होगा। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी कम तो कर देता है, जीरो नहीं करता। बेटे अगर एंजाइम जीरो कर देगा ना, जीरो तो फिर टाइम से बाउंड से निकल गया, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। वो टाइम बाउंड से निकल जाते हो आप उस थ्योरी में, कि अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करो तो आप टाइम की कैद से आजाद हो जाते हो। तो बिल्कुल इसी तरह जीरो नहीं करता है, जीरो हो गया तो फिर तो टाइम ही नहीं ना, टाइम की बात ही खत्म होगी। इसमें टाइम की गेम है, अगर एक इतनी देर में हो रहा था तो एंजाइम के प्रेजेंस में इतनी देर में ये काम हो जाए। तो जीरो नहीं करता लेकिन लोअर कर देता। बात समझ आ रही है आपको? एक्टिवेशन एनर्जी लोअर का कॉन्सेप्ट। बेटे जरूरी नहीं है हर एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड हो, लेकिन अगली बात सुन लो, अगर रिक्वायर्ड है तो ये इतना ही मस्ट है जितना ये मस्ट है, इक्वली। साइज वाइज नहीं बात कर रहा, काम वाइज बात कर। हो सकता है एंजाइम का साइज ये हो,
ये उसकी एक्टिव साइट है, ये उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा एंजाइम हो, और कोफैक्टर हो सकता है सिर्फ इतना सा हो, लेकिन रोल क्या है, 50% इसका है, इक्वली इंपॉर्टेंट। ये छोटा सा कोफैक्टर अगर निकाल देना दरमियान में से, एपोएंजाइम अलोन इज नॉन फंक्शनल, याद रखना हमेशा। एपोएंजाइम इज नॉन फंक्शनल इन द एब्सेंस ऑफ कोफैक्टर, नहीं भूलना ये। इसी तरह कोफैक्टर अकेला भी नॉन फंक्शनल है इन द एब्सेंस ऑफ एपोएंजाइम, दोनों एक दूसरे के लिए लाजमी मलजूम है। और इनको कंबाइंड में क्या नाम देते हैं एक्चुअली, एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर, जिसको मैंने एंजाइम लिखा है, एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। एक फंक्शनल एंजाइम को क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। होलो, होलो, इट्स नॉट हॉलो, खाली नहीं है, होलो, टोटल होल से आया ये वर्ड, होलो एंजाइम। हाँ जी, क्लियर हुई बात ही। मुझे बताओ विच वन इज फंक्शनल, एपो एंजाइम और होलो एंजाइम? एपो एंजाइम इज, अच्छा मैं एक और बात बता दूं आपको, पता है एपो एंजाइम की टर्म लगाते ही कब है, जब एक प्रोटीन भी हो नॉन प्रोटीन भी हो। अगर एंजाइम सिर्फ प्रोटीन है तो उसको आप एपो बोलते ही नहीं, ये भी समझ लो। अगर एक एंजाइम सिर्फ प्रोटीन है ना, उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए ही नहीं, तो उसको एपो एंजाइम नहीं हम कहते। मतलब पता है मैं कंफ्यूजन क्या दूर कर रहा हूं, कि आपको आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फंक्शनल, आपको एपो नॉन फंक्शनल तो है, लेकिन अगर एक एंजाइम हो ही प्रोटीन तो उसका तो एपो एंजाइम फंक्शनल है। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर सिर्फ प्रोटीन है तो एपो कहते ही नहीं है। एपो एंजाइम का वर्ड लेके ही कब आते हैं, जब साथ कौन हो, नॉन प्रोटीन पार्ट भी। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्लियर हो गई ये बात? पहले मुझे बताओ फिर मैं आगे चलूंगा। क्लियर हो गई, काम कैसे कर रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब सबस्ट्रेट आया, ये पूरे एंजाइम में कोफैक्टर, एपो एंजाइम, सबस्ट्रेट किसको देख रहा है, किसको ढूंढ रहा है? ओनली दिस पार्ट। सबस्ट्रेट ग्लोबुलर से भी कोई डील नहीं कर रहा, वो कोफैक्टर से भी कोई डील, सिर्फ किसको देख रहा है, एक्टिव साइड। और एक्टिव साइड में बाइंडिंग और कैटालिटिक का फर्क, बाइंडिंग साइड क्या करता है, मैचिंग। बाइंडिंग का काम क्या है, मैचिंग, रिकॉग्नाइजेस द सबस्ट्रेट एंड अलाउज बाइंडिंग। दो काम है बाइंडिंग साइड के, रिकॉग्नाइज करना कि ये मेरा ही है, स्पेसिफिक होता है ना, एवरी एंजाइम इज स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, कि ये मेरा ही सबस्ट्रेट है, और साथ आके उसको बाइंड करवा लेता है, ये है बाइंडिंग साइड का काम। और वो जो एक्टिवेशन एनर्जी लो करनी है वो किसका काम है, कैटालिटिक साइड। अच्छा कैटालिटिक साइड बेसिकली कोई लेदर से होती नहीं है, हर एंजाइम में आप देखोगे ना उसमें बना होगा, ये है ना अगर उसकी एक्टिव साइड, तो ऐसा आके सबस्ट्रेट लगा होगा, तो वो देखने में तो कैटालिटिक साइड की नजर ही नहीं आ रही होगी, लेकिन वो अंदर ही काम कर रही होती। तो कैटालिटिक साइड क्या कर रही होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे लो कर रही होगी, वो इसके एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग को जल्दी जल्दी कन्वर्ट करवा रही है, बस वो जल्दी 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 का काम है, ये जल्दी करना है बस। ये बात समझ आई आपको? अच्छा जब रिएक्शन हो गया, पहले था सबस्ट्रेट, ये था एंजाइम, ये क्या बना दरमियान में, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद क्या निकल आया, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। एंजाइम बिल्कुल वैसा ही निकल आया जैसे शुरू में आया, बिल्कुल वैसा ही। एंजाइम के ना स्ट्रक्चर में चेंज आती है, ना उसकी एक्टिव साइट में कोई चेंज आती है, ना उसके कोफैक्टर में कोई चेंज आती है, ना उसके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में कोई चेंज आती है। नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, 0.00001% भी एंजाइम में चेंज नहीं आती, इतना परफेक्टली काम करके निकलता है। क्लियर हो गई ये बात? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव इट। मैं आपको स्लाइड इसकी शेयर करता हूं। इधर बोर्ड पे फोकस करना है। दो थ्योरीज हैं इसकी, मॉडल्स हैं दो, कौन कौन से हैं, लॉक एंड की, दूसरा कौन सा है, इंड्यूस्ड फिट। एक ही फर्क है दोनों में, क्या फर्क है, वो कह रहे हैं जो एक्टिव साइट है ना उसका फर्क है। ये मॉडल क्या कह रहा है कि एक्टिव साइट क्या है, रिजिड, और ये मॉडल क्या कह रहा है, एक्टिव साइट क्या है, फ्लेक्सिबल, इंड्यूस्ड फिट। कौन सा मॉडल एक्सेप्टेड है, इंड्यूस फिट, नो इंड्यूस फिट एक्सेप्टेड है, लॉक एंड की नहीं है। क्यों नहीं है, अच्छा कैसे पता लगा कि लॉक एंड की गलत है?
वो सेल मेम्ब्रेन में कैसे पता लगा था यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है, फ्लूइड मोज़ेक है, माइक्रोस्कोप, सिमिलर हैपनिंग, समथिंग गुड हैपेंड हियर। पहले जिन्होंने देखा होगा उनको लगा होगा नहीं यार ये तो ऐसा होता है, फिर जब उन्होंने जरा माइक्रोस्कोप की जरा आगे डिस्कवरी बढ़ती गई, डेवलपमेंट होती गई, तो उन्होंने कहा नहीं यार जरूरी नहीं होता कि शेप मिलती हो, लेकिन एंजाइम अपने आप को ऑल्टर कर लेता है अपनी एक्टिव साइट। मतलब हो सकता है, मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूं, हो सकता है एंजाइम पहले ये था लेकिन सबस्ट्रेट ये था, मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन इंड्यूस फिट में क्या होगा, फॉरेन एंजाइम क्या करेगा, अपनी एक्टिव साइट की शेप इंड्यूस कर लेगा ताकि वो किसको फिट हो सके, सबस्ट्रेट। और जब ये हो गया ना काम, होने के बाद दोबारा एंजाइम कैसा हो जाएगा, जैसा पहले। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड फिट। इंड्यूस हुआ, फिट हुआ, दोबारा वापस, इंड्यूस हुआ, फिट हुआ, दोबारा वापस। ये इसके दो मॉडल्स हैं, सेकंड वन इज एक्सेप्टेड। और एक बच्चे ने मुझसे हमेशा सवाल पूछा करते हैं, सर ये लॉक एंड की में एंजाइम लॉक है कि की है। बेटा हमेशा एक बात याद रखनी, एंजाइम इज ऑलवेज लार्जर देन सबस्ट्रेट, नहीं भूलना। एंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट से साइज में क्या होता है, लार्जर। तो की बड़ी होती है, लॉक बड़ा होता है। आई थिंक यू हैव योर आंसर, एंजाइम इज योर लॉक। बात समझ आ गई ना, जो मैं आपको बताया, साइज बस कॉन्सेप्ट ही रखना, एंजाइम बड़ा होता है बस। जब एंजाइम बड़ा होता है तो वो लॉक की वाला खुद ही याद रख लो। अच्छा ये बात समझ आ गई। अब मैं आता हूं अगले पार्ट पे, गौर से। कंडीशंस अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कौन कौन सी चार हैं। नंबर वन, एंजाइम कंसंट्रेशन। अच्छा मैं एक एक ग्राफ बना रहा हूं बस सामने, आसान समझाने के लिए। इधर देखो, आप लोगों की बुक में बना हुआ है, मैंने सिर्फ आपको समझानी है बात एमडी कैट के लिहाज से। इधर देख लो, वाई एक्सिस के साथ रेट ऑफ रिएक्शन है, एक्स एक्सिस के साथ क्या है, एंजाइम कंसंट्रेशन। क्या ग्राफ है बेटे, आपने मेडिकल साइंस में या कहीं भी इस तरह का ग्राफ नजर आ जाए ना, उसके एक ही मतलब होता है, डायरेक्टली पर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कैसे, एब्सोल्युटली। अगर ये मैं 2 टाइम्स बढ़ाऊंगा, ये भी कितने टाइम्स बढ़ेगा, ये मैं 5 टाइम बढ़ाऊंगा 5 टाइम, ये मैं 2 टाइम कम कर दूंगा 2 टाइम कम, बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे प्रोपोर्शन। हल्की सी चेंज एक्स एक्सिस पे, उतनी ही हल्की सी चेंज वाई पे, बड़ी सी चेंज एक्स एक्सिस पे, बड़ी सी चेंज वाई एक्सिस, ये सिंपल। एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। ओके, सेकंड इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, उसका भी ग्राफ अभी बना लेते हैं। अगेन एक्स एक्सिस पे रेट, वाई एक्सिस पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इनिशियल फेज में तो यही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ग्राफ क्या हो जाता है, मतलब सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा। इस पॉइंट पे क्या बोलूं क्या हुआ है, ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर कवर्ड बाय द सबस्ट्रेट। बेटे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का एक रूल है, एंजाइम अवेलेबल रहे। मैं स्टेटमेंट देता हूं आपको, आपने मुझे बताना है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज्ड and we have unlimited supply of enzyme, what will happen to rate of reaction, directly proportionally रहेगा, यही ग्राफ चलेगा। मैंने ऐड क्या किया, एंजाइम इज, लेकिन हमें पता है हमारी बॉडी में ऐसा है ही। सबस्ट्रेट तो अनलिमिटेड कर लो, एंजाइम एक लिमिटेड ही, प्रोटीन एक लेवल तक बनता है बस, तो लिमिटेड हो ही जाता है। तो इसलिए एक रेंज क्या आएगी, सारी एक्टिव साइट कवर हो गई, उसके बाद जितना मर्जी सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं जो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब सारी सीटें भर गई क्लास के अंदर, स्टूडेंट आएगा कि जगह ही नहीं बैठने की। ये आपकी ये एक्टिव साइट है एंजाइम की, जहां पे आप बैठे हैं। बात समझ आ गई सारी, ओके। तीसरा इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर का एक आपने बात याद रखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द ऑप्टिमम टेम्परेचर। और से समझो इस बात को, rate of reaction is inversely proportional to not optimum temperature, change in optimum temperature। इसका ग्राफ कैसे बनाए, इधर बना लेता हूं, इधर जगह खाली, इधर देखो। अगेन इधर देखना बोर्ड पे, बेटे ग्राफ आपके बने पड़े, मैं समझा रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पे क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर लिख देते हैं यहां से, चलो जीरो से कर लेते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50। हम इसी रेंज में रहते हैं ना अपने मौसमों में, कभी आता आता 1 to 2 डिग्री तक भी आ जाता है सर्दियों में, गर्मियों में 45 तक भी चला जाता है, ऐसे चल रहा है।
हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है 37। अब अगर टेम्परेचर का ग्राफ बने तो वो कुछ ऐसे बनेगा। 37 पे एग्जैक्टली क्या होगा, पीक एक्टिविटी पे पीक रेट ऑफ रिएक्शन। इस टेम्परेचर को 37 को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज एट इट्स पीक। इसमें पता है डॉज करने के लिए ऑप्शन कभी कभी लिखा होता है, द 37 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमन इज ऑल्सो कॉल्ड, इनिशियल ऑप्टिमम लिखा होता है और एक सबता है मैक्सिमम टेम्परेचर। ये मैक्सिमम नहीं बोलते इस टर्म को, ऑप्टिमम पे एक्टिविटी मैक्सिमम है, मतलब डेफिनेशन लिखी हो, द टेम्परेचर एट विच द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एज, और अल्फा ऑप्शन होता है मैक्सिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम इज द आंसर। क्लियर? अच्छा, ये मैंने लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन ऑप्टिमम। अगर ऑप्टिमम से टेम्परेचर चेंज होके कम हो गया तो भी एक्टिविटी कम, रेट ऑफ रिएक्शन डाउन, और अगर ज्यादा हो गया तो भी डाउन। अब आपने एमडी कैट के लिए अगली लॉजिक याद रखनी है, अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों कम हो जाता है, क्या हो जाता है एंजाइम को, क्रिस्टलाइजेशन। क्या होनी शुरू हो जाती है एंजाइम में, क्रिस्टलाइजेशन। ये आपने एक स्टेप आगे इसकी लॉजिक याद है बेटे। वाटर जब फ्रिज में रखो तो क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल। एंजाइम भी एक्वस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, प्रोटीन इन नेचर है, तो उनको क्या कर रहे हैं, प्रोटीन ले लेते हैं। चलो अभी हमने वो गोश्त वगैरह हमारे पास आएगा, चिकन वगैरह कुछ भी हो, हम उसको फ्रीज में रखते हैं, अगर पकाना हो तो निकालते ही पका लेते हैं, नहीं आपको पता है डीप फ्रीज करना पड़ता है, कुछ देर उसको नॉर्मल एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है, वो क्रिस्टल बन गया होता है, पत्थर बन गया होता है वो बिल्कुल। सेम थिंग विल हैपन टू एंजाइम। अच्छा, व्हाट विल हैपन टू एंजाइम इफ द टेम्परेचर गोज बियॉन्ड 37, रेट तो कम होगा, व्हाई, डीनेचरेशन। क्या डीनेचर हो रहा है, बॉन्डिंग, टर्शरी है ना, कौन सी बॉन्ड टूटेगा, डाई सल्फाइड लिंकेज। और टेम्परेचर बढ़ा दो हाइड्रोजन भी गया, और टेम्परेचर बढ़ा दो पेप्टाइड भी गया, टोटली बर्न आउट हो गया सारा कुछ। इस तरह समझो इसको, डाई सल्फाइड तो ऐसे टूटेगा, ऐसे 37 से ऊपर जाएगा, ऐसे वीक है ना, डाई सल्फाइड वीक लिंकेज है ना टर्शरी में, ऐसे टूट जाएगा फटाफट। इसकी लॉजिक याद रखनी है। मुझे पता है आप लोगों को बातें पता है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ क्या होता है, एंजाइम के साथ क्या होता है, टेम्परेचर के साथ, एक स्टेप आगे लॉजिक क्यों। आपको सवाल कुछ ऐसे बनेगा, द increase in temperature causes decrease in rate of reaction because of, चार ऑप्शन लिखे हो, denaturation, the decrease in temperature causes decrease in rate of reaction because of crystallization, freezing होनी शुरू हो जाती है। ओके, और लास्ट कौन सा पॉइंट रह गया, पीएच। सेम रूल, सेम रूल, क्या रूल है इसके साथ, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन दी ऑप्टिमम पीएच। अच्छा, पीएच में एक गेम डिफरेंट है जो बाकी तीनों में नहीं आई। पीएच अगर मैं बनाऊंगा ना ग्राफ, तो हर एंजाइम का अपना ग्राफ बनेगा, ये यूनिवर्सली सारे एंजाइम के लिए, ये यूनिवर्सली सारे एंजाइम के लिए, यूनिवर्सली सारे एंजाइम के लिए। इसमें क्या चेंज आ रही है, हर एंजाइम का ग्राफ अपना, क्योंकि हर एंजाइम अपनी ही पीएच पे काम कर रहा है, कोई एसिडिक पे, कोई सेंटर में है, कोई बेसिक। बाय द वे, ज्यादा एंजाइम किस पीएच पे काम कर रहे होते हैं, एसिडिक पे, न्यूट्रल पे, या बेसिक। ये क्वेश्चन जेन में रखना, भी इसका आंसर आने लगा। अच्छा, हाँ, अगर ऑप्टिमम पीएच चेंज हो रही है तो एंजाइम काम करना क्यों छोड़ रहा है, फिजियोलॉजी पे आना है। अब दो बातें याद रखो एमडी कैट के लिए। एक है, इधर देखो गौर से, स्लाइट चेंज इन पीएच, एक है एक्सट्रीम चेंज इन पीएच। एक तो है कि 2 थी, पेप्सिन को 2 चाहिए थी, 1.8 कर दी, ये क्या होगी, स्लाइट चेंज। एक है 2 चाहिए थी, 0.5 कर दी, एक्सट्रीम। स्लाइड चेंज में होती है चेंज इन आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की ज्विटराइन पता क्या होता है ना, COO और वो NH3 वो वाला कॉन्सेप्ट। तो वो जो आयोनाइजेशन होती है ना, तो अमाइनो एसिड ज्विटराइन बन जाता है, और जब अमाइनो एसिड ज्विटराइन बनता है तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी छोड़ देता है। Slight change causes ionization of the amino acid. Extreme change causes what? Denaturation, just like extreme temperature.
डीनेचुरेशन ऑफ बॉन्डिंग। पहले डाइसल्फाइड गया और एक्सट्रीम पे ले जाओ, हाइड्रोजन गया और एक्सट्रीम पे ले जाओ, प्रोटीनी गया, प्रोटीनी की छुट्टी हो गई। मैं अगर पेप्सिन को उठा के 8 pH में डाल दूं एकदम, पेप्सिन डिजोल्व हो जाएगा सर, डिजोल्व हो जाएगा, बिल्कुल उड़ जाएगा। अब समझ आ गई एमडी कैट में हमने सवाल का आंसर कैसे करना है। ओके, तो दो चीजें हमने पढ़ी अभी तक। हमने क्या पढ़ा है, एंजाइम के पार्ट्स कौन से होते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा है कंडीशन अफेक्टिव दी एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम में क्या क्या कंडीशन जो एंजाइम को इफेक्ट करती है, ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन को करती है। एंजाइम की लोकेशन, इधर देखो, लोकेशन ऑफ एंजाइम दो जगहों पे मिलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर। बोर्ड पे फोकस चाहिए, इधर देखो बेटे, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा आपसे, टेबल बना पड़ा है मेरे पास, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप मुझे सिर्फ समझ लो, मुझे सुन लो, मेरी कामयाबी बहुत है, मुझे सुन लो। एक्स्ट्रा सेलुलर वेरी फ्यू, इंट्रासेलुलर मोर। ज्यादा कहां मिलेंगे, सेल के अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर की कोई एग्जांपल, जितने डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम है, नाम लो, कोई नाम लो। पेप्सिन, माउथ में लो, माउथ में नाम, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन लगाते हैं जब लाइन, जितने डाइजेस्टिव के आते हैं, सुक्रेज, सारे फिटोमेल्टेज सारे आ जाएंगे। इंट्रासेलुलर में दो डिवीजन है फिर, एक तो जो साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में, और एक है इन दी ऑर्गेनेलिस। दो जगह है ना सेल के अंदर, या तो ऑर्गेनेलिस के बाहर या ऑर्गेनेलिस के अंदर, या ऑर्गेनेलिस के बाहर या ऑर्गेनेलिस के अंदर। इनमें से भी, मतलब इसको मैं ऐसे लिख लूं, बाउंड टू दी ऑर्गेनेली, चलो ये कर लो, बाउंड इन द ऑर्गेनेली। इनमें से भी साइटोसोल में लेस है और ज्यादा कहां पे है, मोर इन दी बाउंड टू द ऑर्गेनेली। साइटोसोल वाले एंजाइम की एग्जांपल, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम, जो आपने पढ़े उसी की बात करो, और हैं और भी, इतने ही कर लो बहुत। बाउंड टू ऑर्गेनेलिस के अंदर एंजाइम, अगर ग्लाइकोलिसिस को कंपेयर करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। न्यूक्लियस के अंदर एंजाइम, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, वो क्या चाहिए होता है ट्रांसलेशन के लिए, हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज। ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या चाहिए होता है, आरएनए पॉलीमरेज, एंजाइम है ना सारे हिंदी। तो तीन लोकेशन हो गई एंजाइम की, तीन लोकेशन अगर क्विक रिव्यू करें तो, सेल के बाहर, साइटोप्लाज्म में और ऑर्गेनेलिस के अंदर। तीनों में से सबसे ज्यादा कहां है, ऑर्गेनेलिस में। ये एमसीक्यू गलत तो नहीं होगा, ऑर्गेनेलिस वाला, क्लियर। आगे सुनो, अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, इनहिबिटर्स, एंजाइम इनहिबिटर्स। मुझे आपकी अटेंशन चाहिए, मुझे बस बोर्ड पे अटेंशन चाहिए, सारी स्लाइड सब कुछ आपको मिल जाएगा, मुझे सिर्फ बोर्ड पे फोकस करो। आपको पता है मैं कर क्या रहा हूं, मैं स्लाइड पे क्यों नहीं दिखा रहा इसको अभी, आपको पता है मैं पिछली क्लास में स्लाइड पे दिखा के आया हूं, सर आपको ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूं मैं। इसको पता है क्या कहते हैं जो मैं ऐसे कर रहा हूं यहाँ, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट मैप्स। जो बोर्ड पे बना के टीचर दिखाता है ना, वो टीचर क्या दे रहा है, मैं अपने, मेरे जो माइंड में जो मैप है ना सारा, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और मैं मैप ए से जेड बना के शेयर कर रहा हूं। कि आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे जहन में पिक्चर कहां से शुरू हो रही है एंजाइम की और कहां खत्म हो रही है, और मैं चाह रहा हूं आपका एग्जैक्टली आप लोग मेरे साथ ऐसे बिल्ड करो इस चीज को, एक एक वजह पे पहुंचो एंड पे। एमडी कैट में वजह पे पहुंचना जरूरी होता है, सिर्फ हमने याद नहीं करना होता। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि कितने पार्ट्स होते हैं, पूछा जाएगा क्यों, कौन से, कैसे, ऐसे सवाल आएगा। ओके, एंड इनहिबिटर, दो किस्म के इनहिबिटर हैं, बड़ी बड़ी हम इनहिबिटर करनी, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। इनके नाम से क्या लग रहा है, फर्क बताओ। चलो पहले तो दोनों में कॉमन बताओ, दे आर एंजाइम इनहिबिटर। इनहिबिटर की पुत्र एक बात नहीं भूलनी, जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, इनहिबिटर नेवर compete with enzyme, they always compete with substrate। किसकी लड़ाई होती है, इनहिबिटर और एंजाइम की लड़ाई नहीं है, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की लड़ाई है। मुझे एक बात बताओ कि आप डेली इस चेयर पे बैठते हो, ये कल आके कह रही मैंने भी इस चेयर पे बैठना है, तो लड़ाई आप दोनों की है कि आपकी और चेयर की है, आप दोनों की।
एक इनहिबिटर एक सबस्ट्रेट है, एंजाइम की लड़ाई नहीं है, नहीं लड़ाई वैसे आप, आई होप कि नहीं। बात समझ रहे, सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूं आपको, मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट ग्रैस्प हो जाए इस बात। हमेशा सबस्ट्रेट से चल रहा है एंजाइम, उसका सबस्ट्रेट और इनहिबिटर, सबस्ट्रेट। अच्छा, इनहिबिटर कौन हो सकते हैं, कौन इनहिबिटर? यूजुअली ड्रग्स, यूजुअली ड्रग्स। एक बड़े व्यू में बता रहा हूं बेटे, अगर आपको पैरासीटामोल की जरूरत नहीं है और अगर आप पैरासीटामोल खा रहे हैं, दैट इज अ पॉइजन फॉर यू। ड्रग इज ऑलवेज अ केमिकल, इफ नॉट नीडेड इट इज अ पॉइजन। अगर एक ड्रग की, चाहे वो जितनी भी हार्मलेस ड्रग है, लेकिन अगर मुझे जरूरत नहीं, व्हाई शुड आई टेक इट? हमारी तो पाकिस्तानी फितरत ये है कि अगर जरूरत है तो व्हाई शुड आई टेक इट देन इवन। हमारा तो ये भी होता है कि जरूरत है फिर भी नहीं ले रहे होते, स्पेशली हमारे जो बुजुर्ग होते हैं। लेकिन खैर एनीवेज, अच्छा दोनों में कॉमन क्या है? दोनों इनहिबिटर्स हैं, दोनों सबस्ट्रेट के साथ फाइट कर रहे हैं, दोनों एंजाइम पे आके लगते हैं, और दोनों की दोनों ड्रग्स हो सकती हैं। डिफरेंस क्या है? कोवलेंट बॉन्ड, नॉन डिटैचेबल, वही वाली प्रोस्थेटिक और वो वाली रीजनिंग उस तरह से मिलती जुलती। ये कौन सी है? वीक, नॉन कोवलेंट। अच्छा अगली बात, इरिवर्सिबल जब कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं तो एंजाइम के साथ करते क्या हैं? दो काम, दो काम। एक तो एक्टिव साइट की जो चार्ज बेरिंग एबिलिटी है उसको खत्म कर देते हैं, पहला काम। दूसरा काम क्या करते हैं? उसके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को भी क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय। क्या किया जी इरिवर्सिबल इनहिबिटर ने? एक्टिव साइट की चार्जिंग भी गई, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड, बचा क्या पीछे? कुछ भी नहीं बचा, सिस्टम खत्म। बहुत डेडली पॉइजन होते हैं ये, डेडली पॉइजन जो रिवर्सिबल होते हैं। साइनाइड पॉइजनिंग सुनी होगी आपने, वो एक वो पॉइजनिंग सुनी होगी वो जो कॉलर के नीचे या माउथ के कॉर्नर पे जासूसों ने एक कैप्सूल रखा होता है, whenever they are caught they take it and within seconds they die। इन्होंने हमेशा रखा होता है, हमेशा जब भी कोई जासूस पकड़ा जाता है ना तो सबसे पहले उसके हाथ बांधे जाते हैं, पकड़ दिए सबसे पहले उसके हाथ पकड़ते हैं, कहीं ना निकाल के खा ना ले इस तरह, तो उसका मुंह भी रोका जाता है, फौरन उसका मुंह खोल के चेक किया जाता है, कैप्सूल ना इंजेस्ट कर। साइनाइड पॉइजनिंग इतनी क्विक है, डज दिस। एक गांव साइड के लोगों को पता होगा कि जब फसलों पे स्प्रे किया जाता है तो जो स्प्रे करने वाले भाई साहब होते हैं उन्होंने मुकम्मल अपने आप को कवर किया होता है। यहाँ पे गॉगल्स पहनी होती है मोटी मोटी, पूरा कवर, नाक कवर, व्हाइट कपड़ा पूरा पहना होता है, कान कवर, बॉडी में पूरा ग्लव्स पहने होते हैं, और ये स्प्रे ऐसे डिस्टेंस से स्प्रे कर रहे होते हैं। दैट स्प्रे इज अ हाईली पॉइजनस फॉर ह्यूमन बीइंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है स्प्रे के अंदर, अगर थोड़ा सा भी इंजेस्ट कर गया ना, इरिवर्सिबल पॉइजन। हमारे पास पेशेंट आता था, किसान होते थे या ऐसे स्प्रे करने वाले, पिन पॉइंट प्यूपिल, मुंह से झाग निकल रही, वो हमें पेशेंट देखते ही पता लग जाता है ऑर्गेनोफॉस्फेट। उसमें भी हमारे पास कुछ चांस होता था, हमारी बुक में ऐसा लिखा था कि 2 घंटे से पहले पहले अगर पहुंच जाए, पॉइजनिंग होने के बाद 2 घंटे से पहले पहले, तो स्टिल हम उसको ये रिवर्सिबल में लेके जा सकते थे, एंटीडोट था हमारे पास। लेकिन अगर वो भी 2-3 घंटे से ज़्यादा हो गए तो पेशेंट की अल्टीमेट डेथ होती थी। सो पॉइजनस। रिवर्सिबल में टाइम है, वो टाइम क्यों है? क्योंकि कौन से लिंकेज है? वीक लिंकेज है। रिवर्सिबल की 2 टाइप्स हैं, कॉम्पिटेटिव, नॉन। अभी बताता हूं इसमें से एमसीक्यू कौन सा गलत करते हो आप, अभी बताता हूं। ये रिवर्सिबल क्यों है? ये रिवर्सिबल क्यों? दोनों में कॉमन क्या है? वीक लिंकेज। इनहिबिट तो करेंगे लेकिन वीक लिंकेज करेंगे। कॉम्पिटेटिव और इसमें डिफरेंस सबसे बड़ा क्या है? कॉम्पिटेटिव सिर्फ बाइंड करता है एक्टिव साइट से, नॉन कॉम्पिटेटिव क्योंकि सिर्फ बाइंड करता है ग्लोबुलर साइट से। जी, कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव का डिफरेंस, एक्टिव साइट, ग्लोबुलर साइट। इफ something is binding active site, then whom it is competing with? Substrate। इसलिए तो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो कॉम्पिटिटिव का कॉन्सेप्ट सबस्ट्रेट से आपसे कोई पूछे, चलो ये तो समझ आ गई, सबस्ट्रेट से कंपीट कर रहा है, क्यों? एक्टिव साइट पर लग रहा है, और ये कहां लग रहा है आके? ग्लोबुलर साइट। अब एक बात गौर से सुनना, रिवर्सिबल को रिवर्स कैसे किया जा सकता है, इनकी बात नहीं कर रहा, इनके अब्बू जी की बात कर रहा हूं। रिवर्सिबल को रिवर्स कैसे किया जा सकता है? बाय इंक्रीजिंग दी
कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये एक एमसीक्यू गलत करोगे आप, अभी बताता हूं कैसे। लिखा होगा बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिशन इज रिवर्स्ड। अल्फा ऑप्शन होगा कॉम्पिटेटिव, बीटा होगा नॉन कॉम्पिटेटिव, चार्ली इरिवर्सिबल, डेल्टा रिवर्सिबल। हाय कॉम्पिटेटिव नहीं, रिवर्सिबल। अक्सर कॉम्पिटेटिव आंसर करते हैं इसका, क्योंकि वो जेन में ये होता है ना, सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो वो कॉम्पिटेटिव उतर जाएगा, तो बेटे नॉन कॉम्पिटेटिव भी उतर सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कॉम्पिटेटिव की नहीं है। किसकी प्रॉपर्टी है ये? रिवर्स। मैंने आपको क्या बोला था बेटे, जब क्लासिफिकेशन करनी है, सिमिलर क्या है, डिफरेंट क्या है। दोनों में सिमिलर क्या है, वीक लिंकेज है, और दोनों ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रिवर्स। मुझे एक बात बताओ, अगर सिर्फ कॉम्पिटेटिव को सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रिवर्स कर रहे हो, तो नॉन कॉम्पिटेटिव कैसे उतारे? वो तो फिर कभी भी ना उतरे, वो तो फिर इरिवर्सिबल बन गया। लेकिन वो भी क्या होता है, तो इसका मतलब है नॉन कॉम्पिटेटिव लगा चाहे ग्लोबुलर पे है, लेकिन स्टिल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, हम उसको भी उतार सकते हैं। तो दोनों ही उतर जाते हैं, दोनों ही उतर जाते हैं। एक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाके पढ़ोगे डिजीज, उसका नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। वो डिजीज होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे। कौन है न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन एक सबस्ट्रेट है जिसने अपने रिसेप्टर पे लगना है। हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है, एंटीबॉडीज बनती हैं, एसिटाइलकोलिन की जगह वो लग जाती है। आ गया इनहिबिटर, तो क्या करें? एसिटाइलकोलिन के, तो हम ऐसी ड्रग्स लगाते हैं जो वहां जाके एसिटाइलकोलिन की अमाउंट बढ़ा देती, वो माइस्थेनिया ग्रेविस रिवर्स हो जाती। एग्जांपल आपको दी सिर्फ समझाने के लिए। प्रॉब्लम क्या होगा माइस्थेनिया का, अगर कोई एंटीबॉडी लग जाएगी एसिटाइलकोलिन की जगह, तो नर्व इंपल्स आगे नहीं जाएगी, तो मसल में इंपल्स आएगी नहीं। मसल में इंपल्स नहीं आएगी तो मसल वीकनेस, लेथार्जी, आ ही नहीं रहा पीछे से। वो पैरालिसिस से मिलती जुलती फाइंडिंग। पैरालिसिस में भी तो ये ना फालिज में, वो बिल्कुल उससे मिलती जुलती फाइंडिंग, बिल्कुल सेम। ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो अब ग्रेस्प करके इस कॉन्सेप्ट को आप। इनहिबिटर की दो टाइप्स, क्विक रिव्यू। इरिवर्सिबल रिवर्सिबल दोनों में कॉमन, दोनों इनहिबिट करेंगे, दोनों ड्रग्स हैं, पॉइजन है। इरिवर्सिबल की एडेड बात क्या है? कोवलेंट। एक दफा जुड़ गया तो नहीं उतरेगा, जुड़ के दोनों चीजें तबाह करेगा। एक्टिव साइड की चार्ज बेरिंग खत्म कर देगा, ग्लोबुलर रिसेप्टर डिस्ट्रॉय, दोनों काम पूरी तरह से तबाह। रिवर्सिबल का थोड़ा गुड न्यूज है एक ह्यूमन के लिए कि वीक लिंकेज है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रिवर्स किया जा सकता है, इसीलिए रिवर्सिबल है। तोड़ना भी तो है ना वीक लिंकेज, पॉइजन तो नहीं निकाल सकते जो अंदर चला गया, तो कैसे तोड़ें? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें। उसकी दो टाइप्स हैं, कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव। दोनों की कॉमन बात पहली दोनों वाली, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज से रिवर्स हो जाएगा, वीक लिंकेज है। डिफरेंट क्या है? एक्टिव साइड ग्लोबुलर,